अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब उमर चीमा और हमाद गजनवी। JIT बनी है और सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ, अ, उसके बाद सहाफ़ियों को भी नोटिस हुए उसके अंदर। तो उसके बाद बहुत सारा सवाल उस पर अ, उठने लगे। बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुई। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने इसको कंडेम किया। लेकिन फिर सोशल मीडिया से एक सवाल आया कि क्या जर्नलिस्ट कानून के ताबे नहीं हैं, जो हर वक्त कहते हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। इसी तरह जो बड़े पाकिस्तान के दीगर सहाफ़ी हैं चुनिंदा, उनके ट्वीट्स भी इस हवाले से आ रहे हैं। उमर चीमा हमारे साथ है। मैं इन्हीं का ट्वीट जो है इससे शुरू करता हूं, फिर हमाद गजनवी साहब से और उमर चीमा साहब से इस पे बात लेंगे कि ये क्या हो रहा है। वाकई क्या सहाफ़ी किसी कानून के ताबे नहीं है, होना नहीं चाहिए, या जो हुआ है अब, जो कुछ हुआ था वो सब, उसकी वजह से हम सब गलत हैं। उमर चीमा साहब लिखते हैं कि कुछ सहाफ़ियों का ख्याल है कि गालम गलोच और बदतमीजी से बात करना ही दरअसल मज़ाहमती सहाफ़त है। इन्हें तरबियत की अशद ज़रूरत है ताकि वो तहज़ीब के दायरे में रहते हुए तनकीद कर सकें। और हाँ, इन्हें तरबियत की इसलिए भी ज़रूरत है ताकि वो सच और झूठ में तमीज़ करके असल खबर दे सकें। उमर चीमा साहब, आपको ये लिखने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? मैं मैं तो जो उनका एक फैक्चुअल एक कंसेप्चुअल लेवल पे जो इनका एक प्रॉब्लम है, मैं तो उसको एक आइडेंटिफाई किया और उसकी वजाहत कर रहा था। और मैंने देखा है शायद ये चीज़ ज़्यादा एक सेल भी होती है कि आप को बदतमीजी के साथ बात करें तो लोग कहते हैं कि यार बंदा बड़ा दिलेर है। हम्म। तो मेरे ख्याल है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इसी से इंकरेजमेंट पाते हैं और उनको लगता है कि सोसाइटी में क्या बिकता है और हमने किस तरह बेचना है। एक तो ये भी है और दूसरा ये है कि तरबियत की भी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग का कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। सारे जो हैं वो ऐसे ही है कि जैसे तैराकी वो दरिया में उतरते हैं और तैराकी उसी तरह सीखते हैं कि जिस तरह उनको ऐसा कोई उनको स्टेप्स का कोई आइडिया नहीं होता कि क्या क्या करना है। तो अच्छा, फिर ये है कि चलें, वो भी है कि अगर कोई तरबियत का मसला भी है, आगे कोई एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हो ना, कि उनको कोई पूछ गिछ होने वाली हो कि भाई ये चीज़ इस तरह नहीं है इस तरह है, वो भी नहीं है। बल्कि ये एक मुज़ाहमत का एक ये भी असूल है कि आपका दोस्त किसी को गालियां भी दे रहा हो ना, तो आपने खामोशी के साथ सुनना है। बल्कि आपने कहना है कि यार बड़ी तूने तो आज उसकी काफ़ी क्लास ली है। हालांकि हम अपनी ज़िंदगी में अपने खुद हम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, या हमारे साथ अगर किसी का ऐसा रवैया हो तो हम उसको पसंद नहीं करते। तो और ये जो हमारा एक अपना एक एको चैम्बर बना हुआ है, उसका जो नुकसान है वो ये है कि उससे हमारा प्रोफेशन भी सफ़र हो रहा है। जो लोग हैं उनका ट्रस्ट लेवल कम होता जा रहा है। वो जिस तरह हम समझते हैं ना कि लोग जानना चाहते हैं या लोग सुनना चाहते हैं कि ये जो जजेस हैं, इन पर कोई बात नहीं करता तो बात करनी चाहिए, या जो जर्नल हैं इन पर कोई बात नहीं करता इन पर बात करनी चाहिए। असल में मुझे ये लगता है कि शायद इन दोनों पर बात करना इतना मुश्किल नहीं है जितना जो जर्नलिस्ट हैं उन पर बात करना मुश्किल है। हम्म। कि इन्हीं के कोई भी देख लें कि बड़ा बड़े से बड़ा कोई 30 मारहान जर्नलिस्ट आप देख लें कि वो इन दोनों पर बात कर सकता है, लेकिन जब अपनी कम्युनिटी आती है ना तो उस पर एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो वो नहीं कर सकते, और फिर यही लोग जो कि एक फ्री स्पीच के सबसे बड़े एक एडवोकेट भी हैं, ये अगर कोई इन पर कोई बात होगी ना तो दूसरा उसके खिलाफ को डेफेमेशन का केस कर देता है, और नहीं और तो कम से कम उसको ब्लॉक कर देता है। तो इन्हीं मुझे तो सबसे ज्यादा असल में अपनी कम्युनिटी की फिक्र है है। कि अल्टीमेटली ये है कि जर्नलिज्म क्या कहती है और जर्नलिस्ट कर क्या रहे हैं, ये दो इंटायरली डिफरेंट चीजें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल है उस पर हमें तवज्जो की एक ज़रूरत है। जरूरत है। अच्छा, मैं देख रहा था माद साहब, आप माद साहब एडिटर भी रहे हैं और माशाल्लाह बड़े दबंग एडिटर रहे हैं। तो ये जो उमर चीमा साहब ने शिकवा किया है कि ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन नहीं है, अब इसको हम तखसीस कैसे करें कि एक तो कैमरा उठाया, यूट्यूब पे मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया, उसमें
और एक बोनाफिडे जर्नलिस्ट के अंदर एक तो फर्क मुझे बताइए, और दूसरा जो उमर चीमा साहब की बात है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं वॉल्टर लिपमैन का जो कॉल है कि येलो जर्नलिज्म डिस्टॉर्ट्स फैक्ट्स टू क्रिएट ड्रामा, इरोडिंग द पब्लिक्स ट्रस्ट इन मीडिया, यही बात अभी जो है उमर चीमा साहब ने भी कही है। जनाब, आपकी आवाज असल नहीं आ। में ये जो जी आई, अब मेरी आवाज नहीं आ रही तो मुझे क्या करना चाहिए? आ गई आ गई आ गई। मैं जी मैं कह ये रहा था कि हम जो जरा उमर चीमा साहब जैसे जो पंडित है ना, मतलब पंडित से बोला कि बड़े शुद्ध किस्म के संपूर्ण सहाफी हैं ये, तो सब इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये बुनियादी उसूल जो हैं इनकी नफी क्यों की जाती है, और कम से कम दो दूनी चार जो सीधी बातें हैं वो तो कर ली जाएं। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमारे मुल्क में तो खैर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ कम, लेकिन वैसे दुनिया में भी अमूमी तौर पर ये जो सिटीजन जर्नलिज्म जब से एक रवाज चला है, और ये जो तरक्की जिसे कह लीजिए जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ रही है और सोशल मीडिया में आ रही है और कम्युनिकेशन की फील्ड में आ रही है, उससे ये जो इम्तियाज है ना, हद फासिल, ये कुछ खलत मलत सी हो गई है और धुंधला गई है। तो बड़ी जहमत पेश आ रही है ये तय करने में कि भाई इसको सहाफी का दर्जा दिया जाए ना दिया जाए, इनको जो सहाफी को लाइसेंस हासिल होता है वो इनको मुयसर है या नहीं है। मुख्तलिफ आप देखते चले जाइए ना, आपके भी आसपास बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हम यहाँ पे स्क्रीन पे शायद हम ना कहें, लेकिन जब आपस में हम बैठते हैं तो हम कहते हैं यार वो भी साफी बनया है, देखो की जमाना। यानी हम ये बात करते हैं ना, तो वो इसके पीछे यही कहानी है कि हमारा ख्याल है कि पहले तो हम आते थे, हम सिटी रिपोर्टर बन जाते थे किसी अखबार में, हमें कोई चीफ रिपोर्टर लगा देता था लाहौर के जाके गटर गिनो, तो हम यहाँ से शुरू करते थे, हम सब ने इसी तरह सहाफी शुरू किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो होता था, हमें एक आदाब बुनियादी, अच्छा फिर किसी पे शदीद हमें मालूम भी हो जाए 100% कि ये आदमी करप्ट है फर्ज कीजिए, लेकिन हम इस तरह हमें जरूरत नहीं होती थी कि हम उसे कह दें ये करप्ट आदमी है जी। उसका उसकी कुछ लवाजमात होते थे, कुछ कायदा होता है उसका, उसके लिए कागजात का सबसे पहले शोर पड़ा करता था कि कागज कहाँ है, कागज कर दो। ये लोग तो खैर उस चीज में बहुत आगे चले गए, इन्हें तो मालूम ही है चीमा साहब को। तो कह ये रहा हूं कि हमारा सारा मामला जो है ये गतरबूत सा कुछ हो गया हुआ है। इसमें आपको दोबारा चीजें इतनी फ्लूइड हालत में है कि इन्हें दोबारा इन जमने में कुछ वक्त लगेगा। मसलन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि एफआईए ने कुछ लोगों को नोटिस जारी किए सहाफियों को, और लोगों ने शोर मचा दिया कि ये जो एफआईए का माजी है और उसी के तहत ये अब भी कार्रवाई हो रही है, तो मुझे तो आजादी इजहार राय पर पाबंदी लगाने की मुताबिक। अच्छा, अब इसमें उनके हक में जो सबसे अहम दलील है वो ये है कि एफआईए का एक माजी है, तो ये तो ठीक बात है। हम देखते हैं एक दो चार छह मिसालें ही मिसालें, कतार अंदर कतार आपको नजर आती हैं कि एफआईए क्या होती है, आप रियासत कह लीजिए, और उसके जो इदारे हैं, जब वो आजादी इजहार का गला घोंटना चाहें तो फिर उनके पास 100 हथकंडे होते हैं, वो कहीं से भी शुरू हो जाते हैं। तो हम असल में इतने डसे हुए लोग हैं कि हम घबरा जाते हैं। अब ये जो दूसरा एंगल आपने डाल दिया कि भाई ये लोग जो हैं पहले देख लीजिए ये करते क्या हैं, इनका एक, जैसे हमारे थानों में एक होता था ना बस्ता बे का एक बदमाश हुआ करता था, तो मैं कहता हूँ अब साफियों का भी मामला ऐसे ही देखना चाहिए कि यार इनका माजी क्या है, इनकी सारी ट्वीट्स निकाल के देखें, इनके सारे क्या आज तक सहाफत करते रहे हैं, इनको ये हक पहुंचता है कि ये आजादी इजहार के नाम पर यानी कुछ भी शुरू कर दें, यानी ये कह दें कि यार आज रात आपको पता है क्या हो रहा है, सारी फौज में बगावत हो गई है और सारे जितने जर्नैल हैं वो इधर चले गए हैं, आधे जर्नैल उधर चले गए हैं। यदि मुल्क में आप वाकई अफरा तफरी की कैफियत पैदा करना चाहते हैं, आप फेक कहते हैं यार न्यूज। आपको पता है जो चीफ, आपको आपको पता है कि जो ये सरबराह है ना, उसको पता नहीं किस मुल्क में ओमान में रोक दिया है, उसे आने नहीं दे रहे। नहीं, आप मुल्क में ये जो लिखा हुआ है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे ख्याल 19 में ही लिखा हुआ है कि वो क्या, इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं होनी, बाकी सब आजादी मौजूद है लेकिन ये ना हो वो ना हो, इंसाइटमेंट टू वायलेंस। तो ये सारी चीजें आपके सामने इन लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है, ये लोग तो वाकई तशद्दुद पे उकसाते रहे हैं। और एक फिर आप लिहाजा आपके कान खड़े होते हैं, आप कहते हैं यार ये टोला है खास तरह का,
तो ये तो चाहते हैं मुल्क में अफरा तफरी हो, बावजूद चाहे उनके वो सियासी जो भी अजायम हो, उससे हमें कोई आर नहीं, कोई बात नहीं, उनको करना चाहिए, हर आदमी को हक है। लेकिन ये जो नुक्ता है ना, कि आप किसी चीज की आड़ में दरअसल आप चाह रहे हो कि ये मामला उल्टा दिया जाए, इस निजाम को जख्म पहुंचनी चाहिए, ये जो एक ख्वाहिश है वो आपको कई जगह पर कंसिस्टेंटली नजर आती है, इसलिए आपके कान खड़े हो जाते हैं। जी। अच्छा उमर चीमे साहब, मैं यहाँ पे अबसार आलम साहब की एक ट्वीट है वो कोट करता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि सीनियर सहाफी भी रेटिंग कमाने और पॉलिटिकली करेक्ट दिखने के चक्कर में काजी फैसला को गाली दे रहे हैं। फैसले पर तनकीद करें, लेकिन अफसोसनाक गैर पेशा वराना फाशिस्ट रवैया है कि काजी फैसला को सिर्फ इस बात पर टारगेट किया जाए कि उन्होंने नजरिया ज़रूरत और पॉपुलिज्म की बजाय कानून के मुताबिक फैसला क्यों दिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो हमाद साहब के गुफ्तगू से एक चीज़ निकली है कि एक फेक न्यूज़ फैलाई जाती है और फिर उसके बाद हम उस फेक न्यूज़ को आज़ादी इजहार में मलफूफ कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे बताइए कि जो अबसार आलम साहब की ट्वीट है कि रेटिंग और पॉलिटिकली करेक्ट दिखने के चक्कर के अंदर आई बॉल्स, और उसका आपको पता है यूट्यूब और फिर उसका ताल्लुक है डॉलर्स डॉलर ट्यूबर से। तो ये कहाँ जाके हम रुकेंगे और कैसे? देखें, जो गजनवी साहब बात कर रहे थे ना, असल में सोशल मीडिया ने ओवरऑल पॉपुलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और जो एक पॉपुलिस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो बेशक एक पॉपुलिस्ट जर्नलिज्म भी हो, उसको भी उन्होंने प्रमोट किया है। अब ये जो बाउंड्रीज हैं बड़ी ब्लर हो गई हैं कि कौन जर्नलिस्ट है कौन नहीं है। एक बंदा है जिसको मैं कहता हूँ जी मैं जर्नलिस्ट नहीं मानता, वो कहता है कि तुम्हारी क्या औकात है, मेरे तो उधर जो है वो 1 मिलियन जो है मेरे सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो तू ना मान, तुम्हारे ना मानने से मेरी जर्नलिज्म तो मुतासर नहीं होती। है। तो लिहाजा ये है कि जो उसके व्यूअर्स हैं, वो उसके लिए यानी कि वो फैसला कर रहे हैं कि वो जर्नलिज्म कर रहा है। अब यह है कि क्या वो सच उनको फ्राहम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी व्यूअर्स जो हैं, जो उसके सामीन हैं और नाजरीन हैं, वो डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी का एक अपना अपना सच उसने तराशा हुआ है और वो सुनना चाह रहा है। तो जो सुना रहा है ना, वो अगर किसी झूठ पर भी बिलीव करते हैं, तो जो उनको सुनाएगा वो कहते हैं कि ये बंदा है जो कलमा हक बुलंद कर रहा है। अच्छा अब हमारे चीमा उस साहब, हाँ जी जी। हाँ, उसमें जो हमारे कोई लोग हैं ना बेचारे, वो कोई बड़े कोई सिंसियर भी, वो भी इस क्रॉस फायरिंग में या इस सारे अमल में मुतासर भी होते हैं। और साथ ये है कि उनको ना उनकी कोई उधर से भी उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कमाया होता, फिर लोग उनको आए दिन जो है वो ताना भी दे रहे होते हैं कि तू फलान टाइम पे खड़ा हुआ था तो तू अभी क्यों नहीं खड़ा हुआ, तो वो फिर ना उन्होंने मैं थे तेन खड़ा होके बहाना। अच्छा, अब ये है कि उन्होंने ना उन वो असल में ना बाज का चीज़ों को एक उन्होंने ना एक कोटा बंदी में देख रहे होते हैं जी, चूंकि मैंने फलान टाइम पे बात की थी मैंने अभी भी बात करनी है। हालांकि बाज का जो है ना चीज़ों का एक बड़ा एक नुआंस किस्म का एक डिफरेंसेस होता है जिनको हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। और दूसरा ये है कि जी वो एक चीज़ों को मसलन ये है कि काजी साहब की आपने बात की है, तो काजी साहब ने पहले क्या फैसले किए हैं आप उनको भूल जाएं, यानी कि आप उनका, बल्कि हो सकता है कि उस पर आपने बड़ा सेलिब्रेट किया हो, अचानक एक फैसला है वो आपके मजाज के अगेंस्ट आया है, आपके पास टाइम कम है, लेकिन आपने फौरी तौर पे ना कोई अपनी ओपिनियन उगलनी है, और आप उस पर शुरू हो गए हैं जी कि काजी जो है ना वो फलां साइड पे मिल गया है, और मैं इस टाइम काजी जमहूरियत की तरफ नहीं, मैं जमहूरियत की तरफ खड़ा हूँ, मेरी तरफ देखें। है। तो ये है अलमिया, यानी कि और ये बाज का जो है ना, ये अपने आप को एक परहेजगार समझना, इधर भी बड़े बैलेंस की जरूरत होती है कि बंदा अपने आप को उसको भी बार बार एक रियलाइज कराने की जरूरत होती है कि कहीं मैं कोई अपने आप को ज्यादा कोई अफलातून ना समझना शुरू हो जाऊं। मेरी अच्छा एक आपके ख्याल में चीमा साहब, अगर हम नेम करना शुरू करें, नेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अफलातूनियत का मतलब क्या है कि मैं अफलातून हूँ? यानी ये है ना असल में, देखें जो है ना हर बंदे के अंदर कोई ना किसी स्टेज तक खुद पसंदी मौजूद होती है। हम्म। ये जो नरगसियत है, ये ऐसे ही है कि जैसे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड मौजूद होता है, लेकिन वो अगर एक सर्टेन स्टेज से ऊपर चला जाता है तो फिर वो बॉडी में प्रॉब्लम करना शुरू हो जाता एक है। गोड्या का दर्द तो बन जाता है। हाँ, तो यही है कि नरगसियत जो है ना वो भी हर बंदे के अंदर मौजूद होती है, लेकिन
उसका एक खास हद से आगे बढ़ जाना, उधर आके प्रॉब्लम हो जाता है। और वो बाज़ लोग आपको बाज़ फील नहीं होता ये असल में, ये ऐसा एक फ्रेबी अमल होता है कि बाज़ आपको फील नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आप जाते हैं, कोई लोग कहते हैं यार आप चंद लोग ही तो रह गए हैं सच बोलने वाले। अच्छा हाँ वो हाँ, बस तुम और ही ये बहादुर आदमी हो, तुम ही हाँ हो जो कि इस हाँ वक्त हाँ। इब्तला के दौर के अंदर खड़ा है और डट के अच्छा, और वो जो है मुसलमानों का। इस तरह के माहौल में फिर वो एक ना अपनी कोई इजाफी जिम्मेदारी अपने आप पर डाल लेते हैं। उनको लगता है कि जैसे मैं हक और बातिल की इस लड़ाई में मैं एक वाहिद बंदा हूं जो दीवार बन के खड़ा हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसमें वो करने के अमल में वो को गालियां दे सकता है तो वो गालियां दे रहा है, अगर कोई वो तनकीद कर सकता है वो तनकीद कर रहा है। अच्छा, तनकीद पर भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ये जो जिस तरह बात की ना गजनवी साहब ने, कि जिस तरह कहते हैं जी FIA का बैकग्राउंड है, वो भाई आप जो है आप कोई दूसरे बंदे जिन पर बात कर रहे हैं उनका भी बैकग्राउंड देख लें। अगर किसी बंदे की इंटेग्रिटी है तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि जो उसका फैसला है उसने किसी के कहने पर किया हो। उस बंदे की एक अपनी राय या अपनी समझ बूझ भी तो है ना। अच्छा चीमा आप जो साहब, है राय, हमाद गजनी साहब, ये राय वाली बात के ऊपर आ जाइए। अभी मेरी मतीउल्लाह जान से बात हो रही थी तो उसने अपने एक ब्लॉग के अंदर ये कहा था कि इजाजुल एहसन का इस्तीफा और बैट, ये जो है इसका आपस में कोई ताल्लुक है। तो मैंने कहा ये क्या है, ये आपका कोई फैक्ट है, ओपिनियन है, ये तासुर है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी राय है। क्या हम्म। राय को फैक्ट बना के इस राय को, इसको हम क्या कहें? इस पे तो मेरा ख्याल है अभी बात कर दी गई कि जब आप खड़े होते हैं हक के साथ और लोग भी तस्लीम कर रहे होते हैं कि ये आदमी मुश्किलात भी बर्दाश्त कर रहा है, सोबतें भी आ रही हैं इसके रास्ते में, लेकिन ये लगा हुआ है, डटा हुआ। तो उससे आदमी के ना, अब जिस तरह मुख्तलिफ चीजें, केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में, अभी जो बात कर रहे थे, वाकई आपके अंदर भी ना एक चीज रिलीज होना शुरू हो जाती है जिससे आपको लगता है कि यार मेरा काम, मैं तो चाहे बात इधर की होगी या उधर की, हम तो हक बात करेंगे, हम तो खरी बात कर। ये भी एक मसला हो जाता है जिसकी रॉ में लोग बहते हैं फिर। और वो फिर एक झंडा थाम लेते हैं, चाहे वो झंडा जो है उसके अंदर झंडा हो ना हो, लेकिन वो समझते हैं कि हमें ये थाम लेना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ आसान जबान में, देखिए काजी साहब, ये बात तो आप इन्होंने भी कर दी, सबसे अहम बात यही है जो चीमा साहब ने की है कि देखो यार, जिस तरह तुम बता, हम कहते हैं FIA का पस मंजर है, वो रियासत का एक पस मंजर है, इसी तरह आपका अपना जो आदमी बात कर रहा है उसका भी तो एक पस मंजर है। उसको हम नजरअंदाज करके बात उसकी सिर्फ सुनेंगे ऐसा तो नहीं होगा। वो कौन कह रहा है ये बड़ी अहम बात होती है। और इसी तरह जो फैसला सुना रहा है यानी काजी फायदी साहब, उसका भी तो एक पस मंजर है, उस पर भी तो नजर डालेंगे। कि हम सारे पस मंजर हटा के सिर्फ रियासत को ही हम शुरू हो जाएंगे, यार ये तो रियासत है ही ऐसी, ये तो जनरलाइज कर दें, तो मेरा ख्याल है ये भी एक धोखाधड़ी की बात होगी। अब मैं दो फिक्रों में अब क्या बताऊं, आप सब तो जानते ही हैं, बल्कि हमारे सामीन और नाजरीन भी जानते हैं कि यार एक आदमी है, उसके फैसले देखिए, ये सारे फैसले जो वो कर रहे हैं पिछले 4 महीने के अंदर ही उन्होंने जो कुछ कर दिया है, हमने पहले बात भी की उस दिन इस पर तफसील से, हाँ कि मुशर्रफ का फैसला, भुट्टो, ये सुनवाई हो रही है, शौकत सिद्दीकी भी पहुंच रहा है, पार्लियामेंट कह रहे हैं जी प्रोसीजर वो एक्ट जो है, कि यार ये नहीं पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, एक से ज्यादा फैसले आ चुके हैं उस सिलसिले में, एक तो बुनियादी आया ना, उसके अलावा भी वो मुसलसल इसका जिक्र कर, यानी एक आदमी जजों का का आप देख तो लें एहतसाब, कि जजों का एहतसाब और फिर उसके बाद वो कोर्ट के मामलात के अंदर शफाफियत, कमेटी ऑफ जजेस के मिनट्स मिनट तक मुकदमात की वो फिक्सेशन, अपने, एवरीथिंग। जो एक आदमी अपने इख्तियारात जो है वो उनको तकसीम कर रहा है, वो खुद अपने इख्तियारात छीन रहा है और सीनियर जजेस में बांट रहा है, इसलिए कि ये उनका लॉन्ग स्टैंडिंग एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार इससे मसाइल पैदा होते हैं, रियासत जो है वो अदालत को इससे कंट्रोल करती है, एंड इन टर्न अदालत जो है वो पूरे पाकिस्तान की सियासत को इससे कंट्रोल करती है। लिहाजा ये एक बुरी चीज है, कम से कम इसका एक वैल्व तो बना दें, यानी कि कुछ सीनियर जजेस में ये चीज बांट देते हैं। तो हम कह ये रहे हैं कि एक आदमी का कद तो देख लो यार, वो देख तो लो, वो प्लॉटों के फैसले कर रहा है या वो आइन और कानून के मुसलसल ऐसे फैसले करता चला जा रहा है जिसका फायदा उसकी जात को नहीं है। ये तो वो मसाइल हैं जिन पर हम 75 साल से रो रहे हैं कि यार ये देखो कितनी जाती होती है, ये क्यों नहीं ऐसा करते, 4 मार्च लगे हैं,
चारों के चारों को आप वैलिडेट कर देते हैं, तो हम शिकायत से पुर होते हैं ना। तो एक आदमी ने मुसलसल ऐसी बातें 4 महीने के अंदर इतनी कर दी हैं। अब आप, अगर आपको एक फैसला पसंद नहीं आ रहा उनका, और सच्ची बात है कि मुझे भी वो, मेरे वो मरगूब तरीन फैसलों में नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन बात यह है कि अगर मुझे उनका फैसला पसंद नहीं आएगा तो मैं क्या कहूंगा कि इसने फौज के साथ मिलकर, देखो जी ये बड़ी सियासत कर रहे हैं। यार ये मुझ में जरूरत नहीं है कि मैं एक आदमी का सारा माजी, उसका पस मंजर भुलाकर, मैं उस पर एक जाती हैसियत में, इसलिए कि मुझे उसका एक फैसला पसंद नहीं आया, वो भी इसलिए कि वो मेरी सियासी, जो मेरी फेवरेट जमात है, उसको जरा उससे जक पहुंच रही है, ये हम में जरूरत नहीं। तो हम ये कह चीमा सकते हैं, आप कहिए कि हाँ भाई। जी, आपकी बात आ गई हमारे साथ। चीमा साहब, अब ये जो एफआईए ने लिस्ट जारी की है, हम देखते हैं कि उसके अंदर वाज़ेह तौर पर दो चीजें हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल प्रोपेगेंडिस्ट और शुरू से वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के वॉरियर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स थे, और कुछ उसके अंदर सहाफी भी हैं। तो ये जानबूझ के गड़बड़ की गई है इस, ताकि एक ऐसा शोर पैदा हो कि जिससे ना सिर्फ ये कि मीडिया और अदलिया के आमने सामने लोग आ जाएं, बल्कि ये सारा मामला ही आज़ादी इज़हार के अंदर गुटरगू कर दिया जाए। देखें, अब ये है कि अब एफआईए ने पस मंजर नहीं देखा ना। बेसिकली एफआईए ने एक केस को देखा है कि यानी कि एक खास एपिसोड है और उस पे मुख्तलिफ लोगों ने जो रिएक्ट किया है उन्होंने उसकी बुनियाद पे उनको एनलिस्ट कर लिया है। अब इस सारे अमल में मेरे लिए जो इसका एक बेहतरीन नतीजा होगा, जो कि नहीं निकलना, वो ये होगा कि इस अमल से अगर हमारी कोई जर्नलिज्म प्रैक्टिसेस को बेहतर हो जाए, हम सीख सकें। लेकिन होता क्या है कि अभी क्या होगा, एक नॉइज़ क्रिएट होगा। अच्छा, उस नॉइज़ में कोशिश ये होगी कि ये जो मामला है ये भी इधर रुक जाए, और हम जो है ना, हम अपने आप को बेहतर ना करें। मुझे याद है कि एक दफ़ा ये जो एक वो हमारे जो वो इमरान रियाज हैं, इनको जब पुलिस ने कोई बार बार गिरफ्तार कर रही थी, तो ये उनके हाथों से निकल रहे थे, अदालतें इनको सपोर्ट कर रही थी उस टाइम। तो उस दौरान एक दफ़ा मेरी इनसे बात हुई फ़ोन पर, और मैंने इन्हें कहा कि जो आपके साथ हो रहा है वो कोई अच्छा नहीं हो रहा। और इसलिए अच्छा नहीं हो रहा कि आप जो भी हैं, यानी कि हम एक, आप एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी में आप ब्रैकेट होते हैं, तो ये एक प्रेसिडेंट बन रहा है कि और किसी के साथ भी कल होगा। लेकिन मैंने कहा कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम है कि वो ये कर रहे हैं, उस टाइम पीटीएम पर इल्ज़ाम होता था, यानी जो काम सामने नज़र आ रहे होते हैं पुलिस वगैरह वाले, वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं ना, जो नहीं नज़र आ रहे होते वो एजेंसी की तरफ से होते हैं। तो मैंने कहा कि पीडीएम वालों पे जो इल्ज़ाम आता है ना, कि भाई उनसे हम जब पूछते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जो बंदा ये कर रहा है, क्या आप ये समझते हैं कि ये जर्नलिज्म है? तो मैंने कहा कि मैं तो उनको कहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि ये बंदा जर्नलिज्म कर रहा है। तो वो आगे से वो कहते हैं कि जब जो वो कर रहा होता है, आपने कभी उस पर आवाज़ उठाई है कि भाई ये जर्नलिज्म नहीं है? यानी कि आप उस टाइम आवाज़ नहीं उठाते कि भाई ये जर्नलिज्म नहीं है। लेकिन जब उस पर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, फ्री स्पीच को हमने प्रोटेक्ट करना है, कि जी आप उस पर, अगर कोई बंदा किसी के साथ कोई वैसे गायब हो जाए, और मैं उन लोगों में शुमार होता हूँ कि जो खुद किडनैप हुआ था, मैं इसके बावजूद बात कर रहा हूँ, कि जब कोई किडनैप होता है तो हम, हमारा ये मुतालबा होता है जी कि आप उस पर कोई केस चलाएं। ठीक है। अच्छा, जब केस चलता है तो फिर भी यानी कि हमने कभी उस पर खामोशी तो इख्तियार नहीं की ना। अब यह है कि हम उस पर भी बात तो करते हैं, हमारा बात करना राइट भी है, कोई ज़रूरी नहीं कि यानी कि आपको एक गलत केस में भी फंसाया जा सकता है। लेकिन यह है कि अगर, क्या कभी कोई जर्नलिस्ट कमेटी ऐसी बनी है कि जो ये तय करे कि कितने लोग हैं कि जिन पर जो एलिगेशन जो लगे हैं उनका उनका कोई मेरिट है, और कितने ऐसे केसेस हैं कि जिधर उनको बेसलेस किस्म के एलिगेशन में फंसाया गया है, वो भी हमने कभी कोशिश नहीं की। तो वो लगता है कि हमारा जो है ना, ओवरऑल एक दड़ेबंदी वाला सिस्टम है। ओवरऑल जर्नलिज्म को एज अ इंस्टीट्यूशन बचाने में हमारा कोई रोल है ही नहीं, बल्कि यह है कि हम उसको मिलकर तबाह कर रहे हैं। कुछ जो है वो बाकायदा रूल ब्रेकर हैं, और दूसरे जो है ना वो खामोश रहकर उसको तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल हमाद गजनी साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स के जरिए से शुरू हुई है, ये आज़ादी इजहार के आड़ के अंदर गालम गलोच का रवैया, ये सहाफत को जो है गहना देगा। और क्या सहाफ़ी इसके लिए खुद बाहर निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं?
तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर फैसले आएंगे, अदालती फैसले, फिर वो हमें पसंद नहीं अच्छा आएंगे। देखे, देखिए हम सारे ये जो बैठे हुए हैं हम लोग और हमारे अक्सर साथी भी, आप लोग सारी जिंदगी में सुनता रहा हूं आपको कि आप आजादी इजहार राय की हिमायत में गुफ्तगू करते रहे हैं। तो यही करनी चाहिए ना। आजादी इजहार राय जो है, ये आजादी, ये तो बुनियाद है बाकी सारी आजादियों की। जितनी भी आजादियां आप इंजॉय बिल्कुल। करते हैं ना, वो दरअसल उनकी असास जो है वो आजादी इजहार राय होती है। इससे जुड़ी हुई, अब आप इसको देख लीजिए कि आगे जितनी आजादियां हैं उन सब की बिना यही होती है, बुनियाद यही होती है। और दुनिया, हम तो समझते हैं कि दुनिया की जो तरक्की है वो सारी आजादी इजहार राय की मरहून मन्नत है। यानी चाहे आप उसे चाहे मजाहिब की रोशनी में देखना चाहें, या आप उसे गैलीलियो और कोपरनिकस की गुफ्तगू की रोशनी में देखना चाहें, या आप उसे मंसूर और पीछे चले जाएं अपने अफलातून वगैरह तक, सुकरात के प्याले तक चले जाइए। ये सब आजादी इजहार राय की मिसालें हैं जिनको हम यूलोजाइज करते हैं, यानी बड़ा इन्हें मुकर्रम जानते हैं और बार बार इनका तस्करा करते हैं। अच्छा, अब हम बैठकर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हम सब, आप ये समझिए कि जरा घबराए हुए हैं कि यार इसके नाम पर ये क्या शुरू हो गया। और हाथ में आपके तलवारें अब वो आ गई हैं, सोशल मीडिया की बात करें, ऐसी तलवारें आ गई हैं कि आप रातों रात फसाद करा सकते हैं शहर में, और हुए हैं दुनिया में। तो ये अब आपको, जैसे टेक्नोलॉजी जब नई आती है तो कहते हैं कि वो हर चीज पर, जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज हो रही होती है। तो अब जरूरत आपको पेश आती है कि आप उससे मुतालिक लॉज बनाते हैं और उनको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। लिहाजा इस वक्त भी आपको जरूरत है। यानी मैं तो ये कहना भी नहीं चाहता, हम तो सारी उम्र ये कहते रहे हैं कि यार नहीं, इस आड़ में ये लोगों को तंग ना करो, बात करने दो लोगों को, कुछ नहीं होता। लेकिन अब मुसलसल हम एक चीज देख रहे हैं, और मैं भी इस राय का हूँ कि यार इसका कोई उसूल होना चाहिए, जैसे दुनिया में उसूल है कुछ। मैं अब उसकी भी एक फहरिस्त है जो हम गिनवा सकते हैं। मैं आपको मुख्तसर सी एक बात बताता हूँ जल्दी से। हमारा बहुत साल पहले की बात है। जी। अच्छा, मैं बस एक मिनट लूंगा। सन 2000 की बात होगी। मैं एक दिन, मैं पीटीवी प्राइम यूके यूएसए एक चैनल हुआ करता था, मैं उसे हेड कर रहा था। तो मुझे एक ऑफकॉम का फोन आ गया, एक आदमी का, किसी का, इंग्लैंड सा। उसने कहा जी हम आपके टीवी को ऑफ एयर करने लगे, बंद कर रहे हैं। मैंने कहा जी क्या हो गया। उन्होंने कहा आपने दिखाया है कि एक लड़की को थप्पड़ पड़ रहा है एक ड्रामे के अंदर, हम्म। उसका इश्तेहार चल रहा था आपके टीवी पर। तो मैंने दिल में सोचा कि यार हम तो हर ड्रामे में ये हरकत करते हैं भाई, और जितने थप्पड़ों वाली प्रोमो बनेगा उतना ही ज्यादा वो ड्रामा चलता है, हम तो इस अकीदे के लोग हैं। तो क्यों, उसने कहा "ये हमारे बच्चे देख रहे हैं, ये कौन से वक्त पे आपने चला दिया है"। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जब कोई चीज आती है ना आजादी राय की, तो उसके साथ कुछ तरीका भी आता है, और उसके साथ कुछ पाबंदी आती है। आप अपने बच्चों को ये चीजें नहीं दिखाते। मैं उस मिसाल के हवाले से कह रहा हूँ। इसी तरह ये बाकी जितनी आजादियां हैं, ये भी ऐसे ही नहीं है कि आप कहें जी बस। लिहाजा हम सब जानते हैं कि उसकी एक हुदूद, हुदूद, कोई तरीका, चाहे वो बहुत खोल के आप हद बना दीजिए, कोई लोगों का सांस ना रोकिए, लेकिन बहरहाल उसको किसी सतह पर आपको डील करना पड़ेगा। अब तो हम बिल्कुल इस बात के कायल हो गए हैं। जी। बहुत शुक्रिया। अम, ये हॉवर्ड जी बुफेट जो है वो, उसका कॉल है कि एथिकल जर्नलिज्म शुड बी एक्यूरेट एंड फेयर, इट शुड नॉट सप्रेस द न्यूज, नॉर शुड इट इन्वेंट इट। तो बस इस बात पे ख़त्म करते हैं कि जनाब सहाफ़त, अब देखना ये है कि सोशल मीडिया और सहाफ़त के अंदर तफरीक करके हम आगे कैसे चलेंगे। बहरहाल हम सबको अपने अपने रवैयों पर गौर करना ज़रूरी है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।